तो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th। अब ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये कलेक्शन तो समझ में आता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, कपड़ों का कलेक्शन कर लेते हैं, बुक्स का कलेक्शन कर लेते हैं। इसी तरीके से ये चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये डेटा क्या होता है? किसी भी चीज की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे डेटा कहते हैं। तो अब अगर मान लेते हैं डेटा इकट्ठा करके ले आए, तो जरूरी है कि आप सही डेटा लेके आए होंगे, हो सकता है ये गलत डेटा भी हो। तो ये डेटा कैसे लेके आते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये सही डेटा है कि गलत डेटा है, और जब कलेक्शन करते हैं तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इन सब की बात हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3। इट इज स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस। डेटा कलेक्शन क्या है? अपने आप में एक प्रोसेस है। मतलब आज कर लिया कल नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा भाई, इसको करते रहना पड़ेगा। ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन। देखिए मैंने कहा था आपको कि इंफॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए भाई, जो भी दे रहे हो। तो इसमें क्या करा, गैदरिंग मतलब उसको कलेक्ट करके लाए और उसको मेजर किया, जितना लेके आए हैं वो सही है कि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मेजरिंग। बट क्या करना था, क्या लेके आ रहा था, वो हमारे थे टारगेटेड वेरिएबल्स इन एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टमैटिक फैशन। जो आज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या आपने डेटा कलेक्शन करा है। पता चल रहा है एक थैला लेके आए, उसमें बोला कि डेटा रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। आजकल जो डेटा है वो हम लोग कैसे लेते हैं, वो डिजिटली ले लेते हैं, है ना, फोन से ले लेते हैं, ब्लूटूथ से ले लेते हैं। तो ये डेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और अपने पास सेव कर लेते हैं। तो आपका सोर्स क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सिस्टमैटिक फैशन का मतलब जो जिस समय पे जरूरत है उस समय की बात चल रही है। ओके, विच अनेबल्स वंस टू आंसर रेलेवेंट क्वेश्चन। अब डेटा इसलिए आपने इकट्ठा करा है ताकि अगर कल को कोई कुछ भी पूछता है तो आप उसको क्या कर सको, आंसर कर सको। इसको बोलते हैं हम लोग रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाना और इवैल्यूएट करना कि हम लोगों ने जो डेटा इकट्ठा करा है वो सही डेटा इकट्ठा करा है या सही डेटा इकट्ठा नहीं करा है। तो अब हम लोगों ने समझा है इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई अगर आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो अब आप ये तो बताइए कि क्या क्या चीजों की सावधानियां रखनी पड़ेगी, कौन कौन से फैक्टर्स है जब हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे तो ध्यान रखना है। चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। बोलता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर, आपको ध्यान रखने बिफोर कलेक्शन ऑफ डेटा। पता चल रहा है जंग लड़ने जा रहे हैं और पता चल रहा है तलवार भी हमारी खुद की नहीं, किराए से लेने वाले, तो ऐसे तो जंग नहीं लड़ पाएंगे भाई। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए। डेटा कलेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी, आप जिस चीज के बारे में मालूम करने जाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी आपकी जरूरत है भी या नहीं है, कि ऐसे ही जबरन के आप जा रहे हैं और डेटा इकट्ठा करके आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से ये डेटा इकट्ठा करने वाले, क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाने वाले, क्या किसी प्राइवेट ऑफिस में जाने वाले, या किसी शॉप पे जाने वाले, या किसी मॉल में जाने वाले। तो आपको पता तो है कि इंफॉर्मेशन लानी कहां से, इकट्ठा कहां से करनी है। तीसरा बोलता है कि आपके पास जो भी डेटा है वो हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो भी डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। फोर्थ बोलता है टेक्निक। कौन सी टेक्निक भाई, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। आप जो डेटा इकट्ठा करने वाले हैं उसके लिए आपके पास कौन सा तरीका है, क्या आप लोगों को मैसेज भेजेंगे, क्या आप लोगों को कॉल करेंगे, या ईमेल कर देंगे तो उसका रिवर्ट करेंगे वो लोग, कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या टेक्निक आप लोग यूज करने वाले हैं इसमें, इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और द लास्ट वन इज द यूनिट्स ऑफ कलेक्शन, कितना डेटा आप इकट्ठा करने वाले, एक डेटा, दो डेटा, 10 डेटा या 20 डेटा, तो कितना डेटा आप लोग इकट्ठा करने वाले हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें को याद करना है और हमें पता होना चाहिए जब भी हम लोग क्या करने जाए, कलेक्शन ऑफ डेटा करने जाए। तो हम लोगों को ये प्रिकॉशन समझ में आ गए कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करें तो ये सब बातें ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे कि डेटा कितने टाइप्स का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ डेटा जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला
इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। अब ये इंटरनल सोर्स क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं किसी के बारे में कुछ मालूम करवाना है तो पहले उनके क्लोज वन से बात करते हैं, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये वैसा है, तो इंडिया में तो भरपूर यही चलता रहता है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इनसे इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर थोड़ा दूर जाके इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उस सोर्सेज ऑफ डेटा को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी, तो पहली बार जब आप कोई डेटा इकट्ठा करके लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। बट अगर ये डेटा ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं और उस डेटा को दोबारा आप यूज करते हैं, दैट डेटा इज नोन एज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। चलिए, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि सोर्सेज ऑफ डेटा कहां से आने वाले हैं, तो कहां से आने वाले हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल को डिवाइड करना है दो पार्ट में, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी में। चलिए समझते हैं। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, क्या जरूरी है इतने ही सोर्सेज होंगे, नहीं, इसके हो सकता है बहुत सारे सोर्सेज हो। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। आगे बोलता है वन हैज टू मेक प्रॉपर प्लानिंग, बट आपको ये की काम करना है, क्या करना है भाई, कि जब भी डेटा इकट्ठा करे तो एक प्रॉपरली प्लान बना के चले कि भाई ये यही इकट्ठा करना। पता चला बहुत सारी वेस्ट वाली चीजें भी आप लेके आ गए। प्रॉपर प्लानिंग बिफोर डिसाइडिंग द सोर्स फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले, क्या उससे ही रिलेटेड डेटा आप लेके आए हैं या अदरवाइज कुछ भी लेके आ गए हैं, ठीक है, तो कुछ भी लेके आएंगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि जो सोर्सेस ऑफ डेटा होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें जो मेन पिलर है वो स्टार्ट होता है इंटरनल सोर्सेस से। जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी चीज के बारे में पता करना है तो हम लोग नियर बाय लोगों से या नियर के जितने भी लोग हैं उनसे ही पहले बात करते हैं। तो ऐसे सोर्सेस को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा कहलाता है। चलिए, मैनी इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी छोटा मोटा फर्म हो सकता है या छोटा मोटा स्कूल हो सकता है, कोई भी जिसको हम लोग क्या नाम दे, इंस्टीट्यूशन, या तो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो। हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रेगुलर फंक्शंस, उनके यहाँ जो भी रेगुलर चल रहा है उस फंक्शंस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉर देयर ओन इंटरनल पर्पसेस। जैसे स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस होती है, कौन एब्सेंट है भाई उससे लीव एप्लीकेशन मंगाते हैं, कौन कितने दिनों के लिए लीव पे गया है, कितने दिनों से एब्सेंट है, या उसके कितने मार्क्स आ रहे थे। ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जितनी भी स्कूल्स में आप लोग कलेक्ट करवाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पर्पसेस के लिए क्या करना, डेटा इकट्ठा करना। ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में भी होता है, लाइक वर्कर्स एंड प्रोडक्शन, भाई कितने लोग आए, कितना काम करा, 10 लोग आए, पता चला काम कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला लोग कम थे, अरे भाई लोग तो 10 थे, काम क्यों नहीं हुआ, तो वो बताएंगे कि भाई सर ये प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं थी, ये वो कुछ ना कुछ बहाना वो मारना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जब पर्सनली हम लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। व्हेनेवर एन इंस्टीट्यूशन यूजेस सच इंफॉर्मेशन, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को कोई पर्सन यूज कर ले अपने फायदे के लिए तो उस सर्वे को हम लोग क्या कहेंगे, दीज सर्वे आर नोन एज इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने ही लोगों के बीच में अपने ही लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा। अब एक्सटर्नल मतलब हमारी बाउंड्री के बाहर, जो चीजें हमारे दायरे में ना हो उसके बाहर से अगर आप सोर्सेस लेके आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा। व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी ऐसी हो जो आपको क्या कर पाए, वहां से बाहर से इंफॉर्मेशन दे पाए, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा। क्या कहलाएगा, बाहर मतलब एक्सटर्नल सोर्स। ओके, सच टाइप ऑफ डेटा आर कॉल्ड ईदर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब ये एक्सटर्नल डेटा को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। कौन कौन सा, तो एक हो गया कौन सा प्राइमरी डेटा, और दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंडरी डेटा। चलिए, तो हम लोग को ये तो याद हो गया कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा में। प्राइमरी डेटा, पहली बार जो डेटा इकट्ठा किया जाए पर्सन टू पर्सन जाके उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार।
अब पहली बार जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि गलतियां हो जाए, बहुत बार होती है गलतियां, मगर पहली बार जब डेटा इकट्ठा करेंगे तो सामने वाला हो सकता है इंफॉर्मेशन पूरी सही दे दे, या तो हो सकता है इंफॉर्मेशन ना भी दे पाए, हो सकता है गलत गलत इंफॉर्मेशन दे दे। तो प्राइमरी डेटा में गलतियां तो होगी ही होगी। ओके, तो याद क्या करना है हम लोग को कि ये जो डेटा है ये फर्स्ट टाइम हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, दे आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर, और वो कैसे रहेंगे, हमेशा ओरिजिनल, बिल्कुल सही रहेंगे। ओके, दस प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जो भी इन्वेस्टिगेट करने गया है, जो भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, वो खुद से ये काम को करेगा भाई, दूसरे से काम करवाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा किस टाइप का है, प्राइमरी, मतलब सबसे पहले आपको अपनी बात करनी पड़ेगी और इंफॉर्मेशन भी अपनी और सामने वाले की भी लेनी पड़ेगी। तो ये प्राइमरी डेटा किस किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, डीपीआई की बात करेंगे। मतलब अगर मान लेते हैं किसी पर्सन से हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और उसके बारे में पूछ भी तो रहे हैं, क्या बोलता है इसमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं होता कि दोस्तों को लेकर चले जाओ, रिश्तेदारों को लेकर चले जाओ, इंटरव्यू में अकेले खुद जाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे काम हमें खुद अकेले ही करने पड़ते हैं लाइफ के, इसीलिए इंटरव्यू भी आपसे अकेले लिया जाता है। ओके, दिस मेथड इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। पहली बार डेटा कलेक्शन कराया जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने सबसे इजी मेथड देखा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। अब ये इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरनल व्यू। अगर आप मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करते हैं तो आप बताइए मेरी कंपनी को 10 सालों बाद कहां पहुंचाना चाहते हैं। अगर वो बोलता है सर ये मेरी कंपनी थोड़ी ना आपकी कंपनी है, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि उस कंपनी में आपको ज्वाइन किया जाए और आपको मेंबर बनाया जाए। तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें कि आपको इनडायरेक्ट बात करनी है बट ओरल वे में बात करनी है। ठीक है ना, चलिए समझते हैं क्या होता है। Through enumerator, under this method the investigator does not collect information directly। अब यहाँ पे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए ये दूसरे की बात करेगा। अब दूसरा जो पर्सन इसने अपॉइंट करा है इस काम के लिए उसको कहा जाएगा क्या, इन्यूमरेटर। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, इन्यूमरेटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, और प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनेयर की, जो कि एक प्राइमरी डेटा का पार्ट है। अब हुआ क्या कि सामने वाला अवेलेबल तो है नहीं, बट हमें हो सकता है कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाना हो। अब इंटरव्यू कंडक्ट करवाना मतलब आसान काम तो है नहीं, क्योंकि सारे लोगों का डेटा आपके पास तक के आना है, तो आप लोगों को भी तो वहां तक के पहुंचना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है आज, इंटरनेट, है ना। इंटरनेट मतलब उसके घर तक के पहुंच जाओ। कैसे पहुंच जाओ भाई, तो मेल्ड क्वेश्चनेयर के थ्रू पहुंच जाओ, जिसमें वो खुद अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा, पूरा डेटा आप तक के पहुंचाएगा, और उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट उसको बता देंगे कि भाई इस फॉर्मेट में आपको ये सारा का सारा डेटा भर के देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी पिक्चर उठाई और लगा दी, ऐसा नहीं करना। उसके एक पर्टिकुलर पिक्सल्स होंगे, मतलब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया जाएगा, तभी आप क्या करोगे, उसको क्वेश्चनेयर जो है वो मेल करोगे। तो क्या कहते हैं इसमें, इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनेयर, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर में क्या करेगा, इधर अपॉइंट लोकल एजेंट, खुद नहीं कर रहा है तो किसी और को काम दे दे, इन्वेस्टिगेटर को ये काम दे दे जो कि खुद जाए और उससे मालूम करवा ले, या इन्यूमरेटर को दे दे, मतलब ये किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दे कि भैया तुम ये काम देख लेना, मतलब उसके लिए एक एजेंसी उसने अपॉइंट कर रखी है। एंड मेल देम द क्वेश्चनेयर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और क्या कर दे कि ये उसको शूट कर दे और वहां तक कि ये डेटा पहुंच जाए। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया कि मेल हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट करवा के, मतलब एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए जो सिर्फ सुबह से उठ के एक ही काम करता है, ठोको मेल ठोको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली मेल, या तो कंपनी क्या करे, डायरेक्टली मेल बनाए और लोगों तक के पहुंचा दे और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आके कलेक्ट हो जाए। डायरेक्टली मेल द क्वेश्चनेयर टू द इंफॉर्मेंट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब उस पर्सन तक के डायरेक्टली मेल पहुंचा देना, और वो क्या करेगा, आपको यहां पे इंफॉर्मेशन पूरी अपलोड कर देगा, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो क्या चलेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्टर क्वेश्चनेयर। अब वहां मान लेते हैं कि कोई अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्या करोगे,
किसी चीज़ के बारे में मालूम करना है तो वहाँ का लोकल बंदा ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप अगर सोचो कि यूएसए के एक छोटी सी टाउन में जाके इन्फॉर्मेशन निकाल लो तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जगह की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ का लोकल बंदा चाहिए जो क्या कर सके, आप तक के इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचा सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोकल रिपोर्टर को वहाँ क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चनियर क्या करेगा, लोगों के सामने पुटअप करेगा। द लोकल एजेंट और करस्पॉन्डेंट आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। देखो बदमाशी नहीं करनी है इसमें क्या करना है आपको, वो जो पर्सन है उसको बोलना है कि भैया ये चीजें मालूम करके लाओ और हमें बता दो। भाई बदमाशी करोगे तो वो आपको डेटा लाके ही नहीं देगा, है ना, और आप खुद कर नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को चीजों को क्या करना पड़ता है भाई, बैलेंस करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 चीजें समझ ली है। हम लोग आते हैं अब सेकेंडरी डेटा पे। क्या होता है ये सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है ये जो डेटा पहले कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से कलेक्ट किया गया होगा बट उसको पब्लिश नहीं करवाया गया है या उसको यूज नहीं करा गया है या सेफ जोन में उसको रखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी डेटा, है ना। चलिए देखिए, अब अगर मान लेते हैं हम लोग पर्स में पैसा रखते हैं तो सामने पूरा पैसा नहीं रखते, कुछ छुपा के भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के केस में वो छुपा हुआ पैसा ही क्या आता है, हमारे काम आता है। बट आजकल तो पेटीएम, फोन पे सब कुछ आ गया है, तो आपके पास पूरा पैसा हाथ में है, तो जितना मन चाहे आप उतना खर्चा करते हो। यही चीज डेटा के साथ भी है। जो छुपी हुई चीज है, जो आपके सामने आज तक के नहीं आई है, उस डेटा को हम लोग जब कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी डेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा का मीनिंग क्या होता है? सेकेंडरी डेटा दोज डेटा that have already been collected, मतलब कोई ना कोई पर्पस होगा इसके पीछे जब इसको कलेक्ट किया गया होगा, है ना, ठीक है। बाय अदर्स, आपने नहीं किया, किसी और ने किया। हो सकता है कि कोई आईएएस टॉप रैंक अचीव करता है, उसका इंटरव्यू लिया गया, हो सकता है किसी कारणवश उसका इंटरव्यू क्या हुआ हो, प्रिंट ना हुआ हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, कोविड लग गया हो तो हो सकता है सब प्रेस मीडिया सब बंद कर दी गई हो, तो ये सब कारण अलग अलग हो सकते हैं। बट आपने नहीं किया डेटा इकट्ठा, किसी और ने किया है। दीज आर यूजुअली अवेलेबल इन जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, रिसर्च पब्लिकेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो ये सारे के सारे डेटा जो है ये रिटर्न फॉर्म में, तो रिटर्न फॉर्म में डेटा आपके पास सेफ रखा हुआ है मगर आज तक के इस्तेमाल नहीं करा गया है। ऐसा डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। तो इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूं भाई, क्या? सेकेंडरी डेटा को नाम दे सकता हूं मैं सेकेंड हैंड डेटा। देखिए ये मान लेते हैं ये किसी पर्सन ने ये पूरा काम करके रखा है, हमने इससे बोला कि भैया ये जो डेटा आपके पास रखा हुआ है छुपा के, ये मुझे क्या कर दो भैया, मेल कर दो। ये जो आपने डायरी बनाई थी इसमें जो कंटेंट इकट्ठा कर रखा था ये हमें बता दो। ये मान लेते हैं ये स्पेक्स आपने कहीं से लिए थे, इसकी इंफॉर्मेशन दे दो हमें। ये आपने कुछ डायरी नोट्स बना के रखे थे, ये दे दीजिए। तो ये सारा का सारा क्या है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है और हम लोग दोबारा उसको मांगते हैं किसी से, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी डेटा। चलिए अब सेकेंडरी डेटा में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो पब्लिश सोर्सेस और दूसरा होता है अनपब्लिश सोर्सेस। पब्लिश का मतलब क्या हुआ, जो रिटर्न फॉर्म में आप तक के आराम से क्या हो चुका है, आ चुका है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा। आइए हम लोग समझते हैं पब्लिश डेटा क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक एजेंसी लेते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन। मतलब ऐसा डेटा जो वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ हो, टाइप्ड हुआ हो, प्रिंट हुआ हो, बट मालूम किसी को भी ना हो, बस अपन लोगों को पता है। चलिए, तो यूएनओ जो पब्लिश करता है नंबर ऑफ जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, ये होते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। विच आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि ये डेटा जो होता है बहुत ही ऑथेंटिक होता है। जैसे एक फोर्ब्स की मैगजीन है जिसमें एकदम बिजनेस टाइकून जो टॉप लेवल पे चल रहे हैं उसको लिखा जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। मतलब उसमें जो भी डेटा होगा वो 100% क्या होगा भाई, सही होगा, इसमें कोई भी एरर्स और ओमिशंस नहीं होंगे। तो ऐसा डेटा यूएनओ भी वर्ल्ड लेवल पे क्या करता है, प्रिंट करता है। ओके, एंड आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा ऑफ द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल। बात करें हम लोग कंट्री लेवल की या बात करें हम लोग इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है, दोनों ही में ये जो डेटा है वो काम आने वाला है, जिसमें एग्जैक्टली फैक्ट्स भी होते हैं और उसके साथ में उसके क्या होते हैं, फिगर्स भी होते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक इंस्टीट्यूशन की बात करी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन की। अब ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होता है? तो हमारे यहाँ की जो सरकार जो भी डेटा छापती है, ठीक है, वो एकदम ऑथेंटिक होता है।
ठीक है। अब क्यों ये ऑथेंटिक होता है, क्यों? क्योंकि इसको बहुत बार एनालाइज किया जाता है, सोर्सेस इसमें बताए जाते हैं और पूरी टीम इसको देखती है क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हमारे यहाँ होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो इसको भी हम लोग किस में कवर कर लेते हैं भाई, सेकेंडरी डेटा में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज अदर स्टेट गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे किसी भी वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट की बात हो सकती है। हमारे यहाँ जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमारे यहाँ 3 पार्ट्स है। जैसे फेडरल में सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और जो तीसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तीनों लेवल पे अलग अलग डेटा प्रिंट हो रहा है, मगर तीनों काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ऑथेंटिकेटेड क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा है, बट ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सेकंड हैंड डेटा या सेकेंडरी डेटा। तो जो भी हम लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, जो भी डेटा पब्लिश करती है, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स एंड अदर्स, रिसर्च के लिए भी कर सकती है और बाकी भी बहुत सारे यूज होते हैं, इन सब को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, पब्लिश सोर्सेस ऑफ डेटा, जो कि किसका पार्ट है, वो सेकेंडरी डेटा का पार्ट है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन और कमिटीज की। अब ये कमीशन और कमिटीज क्या होते हैं, ऐसे कुछ काम जिसको पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं, या ऐसे कुछ काम जिसको आम लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए हम लोग कमीशंस या कमिटीज को क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। अब अपॉइंट कर दिया, उनका ये काम हो गया कि आपको यही काम करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक कमिटी है जिसका नाम है सच्चर कमेटी, ऐसी कमेटी जो कि सच्चर कमेटी के अंडर में क्या होगा, ये काम है, आपको ही करना है, ठीक है, आप रिपोर्ट दोगे, इसके हिसाब से सरकार क्या करेगी भाई, डिसीजन लेगी, ठीक है। तो माइनॉरिटीज के लिए एक अलग कमेटी बना दी, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए एक अलग कमेटी बना दी, इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो कमिटीज बनाई जाती है, उस पर जो रिपोर्ट आती है, सरकार फिर उसके हिसाब से क्या करती है, फाइनल डिसीजंस को लेने का काम करती है, ठीक है। हम लोग समझते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमिटीज क्या होता है। वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज ऑफ इंक्वायरी कलेक्ट डेटा, वो क्या करती है, हमेशा डेटा को कलेक्ट करके लाती है। अब कलेक्ट कहां से करेगी, तो जाएगी घर घर जाएगी, या जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है उस जगह तक के पहुंचेगी, एकदम रूट लेवल से वो क्या करेगी, काम को स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ये सीधी बात किसके सामने आने वाली है भाई, गवर्नमेंट के सामने आने वाली है, इसीलिए बड़े सोच समझ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी चीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या करेगी, बट दे कुड बी इजिली पुट टू यूज बाय दोज हु आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू दैट ऑफ द ओरिजिनल इंक्वायरी मेड बाय सच कमीशन एंड कमिटीज। हो सकता है वो मदद के लिए किसी और पर्सन को भी अपॉइंट करे जिससे पूरा का पूरा डेटा उठा ले और फिर ये फाइनल डिसीजन ले कि हाँ भैया ये आपने जो डेटा लाया है बिल्कुल सही है, ठीक है। दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, इसीलिए उनसे आप चालाकी तो नहीं कर सकते जब आप डेटा इकट्ठा करके लाएंगे, पता चल रहा उल्टा आप ही पे केस कर दिया तो आप फंस जाओगे, इसीलिए इससे बचना पड़ेगा हमें। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए पर्टिकुलरली काम करती है पूरी टीम, उसको हम लोग कमीशंस या क्या कह सकते हैं, कमिटीज कह सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम ना कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, या आधा काम करती है सरकार का आधा नहीं करती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बोर्ड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट के तो पार्ट होते हैं बट डायरेक्टली गवर्नमेंट में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, तो भैया एरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेगा, पार्क्स बनाएगा छोटे बच्चों के लिए, लाइब्रेरी बनाएगा, और हर एक स्टेट को या हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट बनाएगा या वेलफेयर स्टेट बनाएगा। इससे फायदा क्या होगा भाई, चमकेगा भारत, ठीक है ना, तभी तो दिखेगा कि हाँ वर्ल्ड में एक ऐसी भी कंट्री है जो हमारे ही लोगों ने बनाई है और हमारे ही लोग उसकी साफ सुथरा रखने का काम और उसको मेंटेन करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या सेमी गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं ये गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होते हैं बट डायरेक्टली ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते। ओके, एक्सेट्रा। पब्लिश डेटा पर्टेनिंग टू बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लिटरेसी रेट। अब ये बर्थ रेट क्या होता है भाई, तो जितने भी बच्चे आज जन्म ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बर्थ रेट। ऐसे ही डेथ रेट का भी डेटा आएगा, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट को स्टैटिस्टिकल डेटा। अब ये 1921 में
हम लोग ने एक डेटा याद किया था कि इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस समय पे बर्थ तो हुई मगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्चुएशन आया इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक झटके वाला टाइम था, या हम लोग बोल सकते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बहुत टेंशन में हो चुके थे हम लोग। ठीक है ना, तो ये 1921 भी हम लोग को थोड़ा बहुत याद रखना है, याद रहे। लिटरेसी रेट, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेट पीपल या लिटरेट पर्सन। ऐसा कोई भी पर्सन जो लगभग 7 ईयर्स की जो एज है उसको क्रॉस कर चुका, जिसको एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना या बोलना आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे, लिटरेसी रेट। तो चलिए हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस भी समझ ली और कुछ कमीशंस की और कमिटीज़ की बात भी कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कमर्शियल रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के। अब कमर्शियल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ पर्पस रखे पैसा कमाने का, अदरवाइज उसका और कोई पर्पस ना हो, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बॉडी, या बोल सकते हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। अब रिसर्च का मतलब वो चाहते हैं कि चीज़ें और उनको मालूम चले, चीज़ें कहाँ बन रही थी, कहाँ क्या हो सकता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग मालूम करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च। नेक्स्ट बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि हम लोग पढ़ाई करते क्यों हैं, तो पढ़ाई करने का सबसे मेन जो रीज़न है वो सिर्फ एक ही है, क्या, समझदारी। अगर समझदारी नहीं आए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कहा गया है कि यहाँ पे थूकना मना है, वहीं अपन थूकेंगे, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई क्या हो गई भाई, जीरो हो गई। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप लाइफ टाइम डिसिप्लिन अपनी एटीट्यूड में ला सके, इसीलिए हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, विजिट करते हैं, और वहाँ का ऑरा कुछ ऐसा पॉजिटिवनेस के साथ होता है जिसको हम लोग लाइफ टाइम क्या करते हैं, कैरी करके चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है यूनियंस। जनरली जो यूनियंस बनती है लेबर्स की बनती है। अब इन लोगों की कुछ डिमांड रहती है तो सब लोग जाके बात करेंगे तो फिर तो निकलेगा ही नहीं कंक्लूजन, इसीलिए वो लीडर बनाते हैं, और लीडर क्या करता है, इन सब की जो बात होती है वो किसी ओनर के सामने रखता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही स्कूल में भी स्टूडेंट यूनियन होती है, ठीक है, ऐसे ही कॉलेज में भी यूनियन होती है, तो अलग अलग जगह बहुत सारी यूनियन होती है जिनका एक कॉमन मोटो होता है और वो अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक के पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो मेनली हो सकता है कि पैसे कमाने के लिए बना हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव हो उनका। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव हो, कुछ एनजीओ भी रहती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम पैसा कमाना नहीं होता, बट उनका मेन काम क्या होता है, लोगों के लिए सर्विस देना। ठीक है, मतलब उनके लिए पूरा का पूरा क्या है, काम करके दे देना, ताकि वो लोग क्या रहे, खुश रहे और उनके बदले में क्या मिले, हमें दुआएं मिले। ओके, दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कंडक्ट इंक्वायरी। ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, चीजों के बारे में इंक्वायरी भी करते हैं, मालूम भी करते हैं कि जो डेटा आया है वो सही है कि नहीं है और ये हमारे काम का है कि नहीं है, एंड पब्लिश देयर रिपोर्ट। इंक्वायरी करेंगे और क्या करेंगे, उस डेटा को पब्लिश करके आपके पास दे देंगे। अब आपको जो करना है इसका आप कर सकते हैं, थ्रू विच डेटा कैन बी हैंडल्ड फॉर यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अब ये डेटा का कौन यूज करेगा, तो डेटा का यूज करने का काम करेगा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर। ओके, इंक्वायरिंग ऑन द रिलेटेड सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं कि कुछ भी सब्जेक्ट दे दिया, ऐसा नहीं करना है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम दिया गया है सिर्फ उसी की इंक्वायरी करना है, उसी की इंफॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करके इन्वेस्टिगेटर तक के पहुंचाना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये मान लेते हैं इन्वेस्टिगेटर ये सारी की सारी बातें बता रहा है इन लोगों को, देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा और किसके पास पहुंचाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचाना पड़ेगा। ओके, सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा, जो आज तक के प्रिंट ही नहीं हुआ। तो प्रिंट नहीं हुआ तो आप तक के पहुंचेगा भी नहीं, जब पहुंचेगा नहीं तो आप कैसे बताओगे, बट आपको एकदम से जरूरत पड़ गई तो अब ये सोर्स को क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं सर्च करने की कोशिश करोगे। तो सबसे अच्छा हमारे पास सोर्स जो है अभी सर्च करने का वो कौन है, गूगल बाबा, है ना। इसी तरीके से हम लोग अब बात करने वाले हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होता है, इन सम केसेस इंक्वायरी इज कलेक्टेड, डेटा आर क्लासिफाइड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, बट ड्यू टू सम रीजन द फाइंडिंग्स आर नॉट पब्लिश्ड। किसी कारणवश ये फाइंडिंग जो है पब्लिश नहीं हो पाई। हो सकता है कि उस दिन यहाँ पब्लिश कर रहे होंगे, लाइट चले गई होगी, अब क्या करें, तो वो ऐसा का वैसे ही रखा गया, नए काम होना शुरू हो गए और वो काम हमारा भूल गए। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा। दे आर इधर प्रिजर्व्ड बाय द इंडिविजुअल, या तो अब उसको बचा के रखा गया हो
और सोसाइटीज और गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। बट उसको ऐसा नहीं है कि उसको खराब मान लिया गया, उसको क्या करके रखा गया है, बचा के रखा गया है, ताकि इन फ्यूचर कभी ना कभी क्या होगा, काम आएगा। जैसे हमारे यहाँ एक यूनेस्को की साइट है जिसका नाम है ताजमहल, उसको बचा के रखा गया है। तो इससे समझ में क्या आता है कि शाहजहां ने बड़ी शिद्दत से ताजमहल बनाया था, उसका पर्पस ये था, ये मटेरियल इसमें यूज होते हैं। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन जो होता था वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में होता था, वहां पे मार्बल यूज हुआ था। तो मार्बल कहां से आया, किस क्वालिटी का मार्बल था, तो ये सारी की सारी इंक्वायरी हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। बट ये डेटा क्या है, अनपब्लिश्ड है, अभी तक के छपा ही नहीं है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया छाप के दूसरों तक के पहुंचा दे, ताकि सामने वाले का भी काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। ओके, दीज डेटा कैन ऑल्सो बी यूज बाय इन्वेस्टिगेटर एज सेकेंडरी डेटा। बट अगर इन्वेस्टिगेटर इसको यूज करता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो भैया चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, हो सकता है सामने वाले ने गलत लिख के दे दिया हो आपको, इसीलिए चीटिंग वीटिंग करने का नहीं। ओके, अनपब्लिश्ड डेटा इज नॉट इजीली अवेलेबल। बट ये बोलता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो इजीली अवेलेबल नहीं, हो सकता है कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट बना के उसको रख ले, छुपा के रख ले, ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंच पाए। ओके, आगे क्या बोलता है इसमें, and it is required only when no conclusion can be made out of the primary data। जब लगेगा, जब आपका प्राइमरी डेटा पूरा लगा दिया आपने, मगर उसके बाद भी आप तक के क्या नहीं पहुंच रहा, उसका कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं पहुंच रहा। जब कंक्लूजन और रिजल्ट नहीं आएगा तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब और क्या हो सकता है, दिमाग लगाएंगे अपन। तो हमें एक चीज समझ में आई कि अनपब्लिश सोर्सेज डेटा कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो रखा हुआ होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के जो दो पार्ट थे उसको भी पढ़ लिया, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है जब हम लोग इन डेटा को इकट्ठा करते हैं। जनरली प्राइमरी डेटा करें तो भी हम लोगों को ख्याल रखना है कि भाई ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी, सेकेंडरी डेटा में भी हम लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब कोविड आया था तो मास्क है ज़रूरी, है ना, 6 फीट की दूरी और मास्क है ज़रूरी। उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रिवेंशन और प्रिकॉशन लेकर चलना है जब आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कौन से डेटा में प्रिकॉशन रख रहे हो भाई, तो ये बोल रहा है सेकेंडरी डेटा में। क्यों, प्राइमरी में क्यों नहीं रख रहे हो? प्राइमरी में तो आप खुद जा रहे थे ना, जब आप खुद जा रहे हो तो आप डेटा कलेक्ट थोड़ी ना करके लाओगे, कुछ भी गलत उल्टा सीधा ले आए, ऐसा थोड़ी ना होगा भैया। तो आप जो भी डेटा कलेक्ट करके लाएंगे वो एकदम सही डेटा होगा, प्राइमरी डेटा का, ऐसा मानते हैं। बट सेकेंडरी डेटा दूसरे पे डिपेंडेंट डेटा है, हो सकता है उसने आपसे दुश्मनी हो और कुछ गलत डेटा दे दिया, खराब चीज दे दिया, अब आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए सेकेंडरी डेटा में आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। ओके, सेकेंडरी डेटा आर वाइडली यूज, बहुत सारे लोग यूज करते, तो हो सकता है हर कोई क्या कर दे, उसमें मॉडिफिकेशन कर दे। But an extra care and caution should be exercised while putting the यूज। जब आप भी इसको यूज करने वाले हैं तब कुछ ना कुछ आपको प्रिकॉशंस क्या है इसमें लेने ही पड़ेंगे, बिना प्रिकॉशन के इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि आप जो इंक्वायरी कर रहे हो उसका मोटिव क्या है। व्हाट डू मीन बाय मोटिव? भाई आप जो भी काम करते हैं सुबह से उठ के, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर लाइफ में कोई ना कोई मोटिव होता है। बिना जो भी काम कर रहे हैं वहां पे मोटिव, हाँ, तो हम लोग बात करते हैं मोटिव से, तो मोटिव हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है यहाँ पे कि जो भी आप सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करेंगे उसका मोटिव अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप डेटा ले आए, ये तो वेस्ट है, एनर्जी भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, पैसा भी हो सकता है वेस्ट हो जाए इसमें। इसीलिए यहाँ पे मोटिव ऑफ इंक्वायरी बहुत क्लियर होना जरूरी है। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लान बिफोर एग्जीक्यूशन। जो भी आप करना चाहते हैं उसके पहले प्लान जो है वही आपका यहाँ पे मोटिव है। बिफोर यूजिंग द अवेलेबल सेकेंडरी डेटा, डेटा अवेलेबल होने के पहले ही क्या करना है, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट थोरोली मतलब कंप्लीटली देख ले, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पता चल रहा है, डेटा ले आए और नुकसान में बैठ गए लेके। ओके, आगे क्या बोलता है इसमें, विच द कलेक्टेड डेटा वर रिक्वायर्ड टू सर्व। आपका मोटिव अगर या पर्पस अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है उस डेटा के लिए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उस डेटा का, मतलब वो डेटा आपके लिए हमेशा नुकसानदायक है और दूसरा आपका समय भी तो वहां पे जा चुका है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, द इन्वेस्टिगेटर। अब ये इन्वेस्टिगेटर जो पर्सन है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जब वो डेटा इकट्ठा करने जाए। ऐसे नहीं कि किसी भी जगह पे पहुंच गए, किसी भी लैंग्वेज वाले एरिया में पहुंच गए जहां पे वो लैंग्वेज ही नहीं आती है, साउथ इंडिया में चले गए, पता चल रहा है हिंदी बोल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे भाई,
क्यों आ गए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर को क्या चीजें याद रखनी है, प्रिकॉशन क्या लेने हैं? द सिंसियरिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर हु कलेक्टेड द डेटा विच इज नाउ बीइंग पुट टू यूज मस्ट नेसेसरली बी एग्जामिन्ड। जो भी सोच रहा है, जो भी करना चाहता है, उसका पर्पस बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे इसके डेटा का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता इंक्वायरी का। ओके, आगे हम लोग देखते हैं और क्या होना चाहिए। तो जो कलेक्शन है उसका एक मेथड जो है वो पर्टिकुलरली क्लियर होना चाहिए। जो भी आप मेथड यूज करने वाले हैं अगर वो क्लियर नहीं है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब रिजल्ट जो होगा वो हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेथड ऑफ कलेक्शन में क्या है, हाउ द प्राइमरी डेटा वॉज कलेक्टेड, कैसे कलेक्ट किया गया है, कौन जा रहा है, पढ़ा लिखा इंसान जा रहा है या इलिटरेट जा रहा है। इलिटरेट डेटा तो ले आएगा मगर वो कैसा डेटा लाएगा आप लोग भी उसको समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो जो प्राइमरी डेटा ला रहा है वो कैसे ला रहा है, क्या ला रहा है। ओके, एंड व्हाट वाज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सच डेटा मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू, कौन सा मेथड लगा के ला रहा है। ऐसा चल रहा, पता चल रहा है गुंडागर्दी करके वो डेटा इकट्ठा करके ला रहा है, पता चल रहा है लोग मारने आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका जो डाटा है जब वो प्राइमरी डेटा लेने जाए तो उसको बिल्कुल ही क्या करना है, हमेशा रिक्वेस्टिंग फॉर्म में डेटा लेना है। अगर मान ले तो वो एग्रेशन में आके वो किसी से डेटा मांगेगा तो कोई भी उसको डेटा नहीं देने वाला। तो ये उसको अपने एटीट्यूड में लाना पड़ेगा कि जब भी किसी से कुछ पूछने जाते हैं तो हमेशा रिक्वेस्टिंग फॉर्म होती है, कभी भी ऑर्डर फॉर्म नहीं होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ इंक्वायरी की। टाइम ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये थोड़ी ना होता कि रात में 2 बजे पहुंच गए, अब 2 बजे पहुंचेंगे तो काम तो नहीं हो पाएगा, है ना। अब ये काम नहीं हो पाएगा तो फिर आपका नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि तय समय पे पहुंचे और हो सके तो कॉल करके वहां पहुंचे। उससे फायदा क्या होगा, आपका और उसका कम्युनिकेशन जो रहेगा वो बना हुआ रहेगा, इसमें दोनों का ही नुकसान नहीं होगा और दोनों के पर्पस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम ऑफ इंक्वायरी में क्या कहता है, द शॉर्टर द पीरियड, अगर टाइम कम है बिटवीन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड इट्स यूज, द ग्रेटर इज द रिलायबिलिटी। अगर मान लेते हैं एकदम ऑन द स्पॉट पहुंच गए और उससे सारी इंक्वायरी कर लिया आपने तो वो सही सही बता देगा। अगर उसको आपने ज़्यादा समय दे दिया, सोचने का समय दे दिया कि भैया चलिए आज हम लोग आने वाले हैं, कल हम लोग आने वाले हैं, तो वो प्रिपेयर तो हो जाएगा मगर वो डेटा रिलायबल होगा या नहीं होगा आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जो टाइम ऑफ इंक्वायरी है वो बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब प्राइमरी डेटा अगर जल्दी से इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उसमें जो गलतियां होने वाली है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। हम लोग लास्ट मेथड पे आते हैं जिसको बोलते हैं सेंसस और सैंपलिंग। अब ये सेंसस का मतलब क्या होता है, सेंसस का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन को अगर हम लोग मान लेते हैं एक, अब सेंसस का मतलब जनरली होता है जनगणना, तो वही पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है उन सबको क्या मान लिया भैया, अगर हम लोगों ने एक मान लिया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेंसस मेथड। अब इतनी सारी पॉपुलेशन में से चंटू बंटू मंटू में से किसी एक की बात कर ले, 2 की बात कर ले, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सैंपलिंग मेथड बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वेदर सैंपलिंग मेथड और सेंसस मेथड इज नियरर टू द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, सेंसस मेथड करें, सैम्पलिंग मेथड करें, दोनों ही रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या होता है भाई, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। पता चल रहा है डेटा ही गलत ले आए तो सारा का सारा काम क्या हो गया हमारा यहाँ पे अब खराब हो गया। इसीलिए आप जो भी मेथड यूज करें वो सही से इस्तेमाल करें। अब एक क्वेश्चन आता है स्कूल में, जनरली टीचर पूछती है कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। तो ये हमें तो पता चल गया कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बट अब हम लोगों को स्कूल में आने वाला डिफरेंस बिटवीन भी तो पता हो कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग हमेशा डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, ऑन द बेसिस, मतलब किस बेस पे आप दोनों को अलग मानते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। बेस क्या है, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब ये जो डेटा है वो सही है या नहीं है, गलत डेटा तो नहीं उठा के ले आए। ओके, दीज आर ओरिजिनल। क्यों ओरिजिनल है, क्योंकि आप खुद गए थे या इन्यूमरेटर को भेजा था। इन्यूमरेटर मतलब आपका खास बंदा भेजा था आपने, तो गलतियां होने के जो चांसेस है वो बहुत ही क्या हो चुके हैं, मिनिमम हो चुके हैं। दीज आर कलेक्टेड बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, किसी के द्वारा ऑलरेडी कलेक्टेड रहता है बट इन्वेस्टिगेटर ही इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा उस पर्सन से डायरेक्टली ले लें हम लोग, और ये किसके थ्रू ले हम लोग, इन्वेस्टिगेटर के थ्रू ले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी डेटा। तो पहला हमें डिफरेंस बिटवीन क्लियर हो गया। सेकंड में हम लोग आते हैं भाई, बात करता है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं क्या वो 100% है,
मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें गलती है, बट स्टैटिस्टिक्स में देखा गया है कि थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोशिश करें कि जो भी काम करें वो अपन हमेशा क्या करें, 100% करें, उसमें गलती ना करें। ओके, तो दीज आर एक्यूरेट। आप खुद गए थे डेटा इकट्ठा करने तो आप गलत डेटा तो लेके ही नहीं आओगे। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जनरली क्या होता है, हमेशा एक्यूरेट होता है। बट जैसे ही हम लोग सेकेंडरी डेटा पे आते हैं तो ये बोलता है दीज में नॉट बी एज एक्यूरेट। जितना आप सोच रहे हैं उतना एक्यूरेट ये यहाँ पे नहीं होगा। मतलब होगा तो ऐसा नहीं है, 50, 60, 70% तो काम करेगा, बट वो 100% काम नहीं करने वाला है। तो हम बात कर चुके हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में एक्यूरेसी की। अब हम लोग बात करने वाले हैं नीड ऑफ मॉडिफिकेशन की। अब ये मॉडिफिकेशन क्या होता है, कि क्या जरूरत है अगर हम लोग डेटा ले आए और उसमें कुछ चेंज करें। बट जब डेटा लाते हैं तो जो भी बंदा गया है, इन्वेस्टिगेटर गया है, एन्यूमरेटर गया है, या कोई भी XYZ पर्सन गया है, तो वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको चेंज करके लाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ये चीजें सही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको चेंज करूंगा। तो चेंज की जरूरत ज्यादा किस में होती है, प्राइमरी डेटा में होती है कि सेकेंडरी डेटा में होती है, ये बात तो मुझे खुद को पता होनी चाहिए ना। तो डेटा तो दो भाई, तब तो मैं चेक करूं कि सही आपने डेटा दिया है या गलत दिया है। अगर गलत दिया है तो मॉडिफाई करने की जरूरत भी है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। प्राइमरी डेटा में बोलता है कि इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद गए थे और खुद डेटा लेके आए थे, तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं चाहते होंगे। बट अगर हम लोग यहां सेकेंडरी डेटा में बात करें तो ये बोलता है कि यस इट इज नीडेड। सेकेंडरी डेटा में क्यों, क्योंकि ये डेटा घूम के आ रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, और सी ने दिया डी को, और डी फॉर भाई सोचो क्या होता है। चलिए इतना ध्यान मत दीजिए, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रिकॉशन की बात करते हैं। जब आपने डेटा इकट्ठा किया तब आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने उल्टा सीधा डेटा रीअरेंज करके आपने कुछ भी दे दिया और पता चला सामने वाला परेशान हो रहा है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है प्राइमरी डेटा में जब आप इस डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो इसमें बोलता है कि इसमें प्रिकॉशन की जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत थी आप गए, आप उस अकॉर्डिंग क्या करके लाए हो, डेटा को इकट्ठा करके लाए हो। बट यही हम लोग सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो ये बोलता है प्रिकॉशन इज नेसेसरी, क्योंकि डेटा किस सोर्स से लिया जा रहा है ये आपको जब पता नहीं होगा तो आप गलत डेटा लेके आ जाएंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए इस चीजों से हमें क्या करना है भाई, बचना है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। यहां कॉस्ट का मतलब है खर्चा, एक्सपेंसेस। तो किस डेटा में खर्चा ज्यादा लगेगा। मैं खुद अगर मान लेते हैं यूएसए जाता हूं, यूएसए के किसी टाउन में जाता हूं, वहां से कोई डेटा इकट्ठा करके लाता हूं, तो खर्चा कहां लगेगा। या इंडिया में रहूंगा, इंडिया के किसी विलेज में जाऊंगा, वहां से डेटा इकट्ठा करके लाऊंगा, तो दोनों में खर्चा किस में ज्यादा लगेगा, सेकेंडरी डेटा में या प्राइमरी डेटा में। तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी खर्चे की। ओके, प्राइमरी डेटा में बोलता है कि ये जो है बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होगा। क्यों, क्योंकि आना जाना और सब कुछ करना आपका काम, इन्वेस्टिगेटर का काम या इन्यूमरेटर का काम होगा। बट सेकेंडरी डेटा में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सोर्स पता है, गए इंटरनेट पे, कट कॉपी पेस्ट किया, आ गया भैया डेटा, तो आप सुकून में बैठ गए कि चलो भैया डेटा आ गया मेरे पास और इसमें मैं एडिटिंग वेडिटिंग करके काम चला लूंगा। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफरेंस बिटवीन समझ गए हैं और ये बेसिस की पे हम लोग बात कर चुके हैं कि इस बेसिस पे जो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा इकट्ठा करने वाली एजेंसीज है वो कौन कौन सी है, क्या काम करती है, कहां से आई, कब एस्टेब्लिश हुई और इनका वर्किंग अप्रोच क्या है, कितनी देर काम करेगी, सुबह काम करेगी, शाम को करेगी, 10 साल करेगी, 5 साल करेगी, गवर्नमेंट ने बनाई कि गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। तो ये सारी की सारी हम लोग एजेंसीज की हम लोग बात करने वाले हैं। बोलता है इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन एजेंसी, दीज आर द एजेंसीज। ये कुछ एजेंसीज है, कुछ एजेंसी, सारी एजेंसी नहीं है भैया, बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। कुछ जो है वो नेशनल लेवल पे है और कुछ जो है वो किस पे है, स्टेट लेवल पे है। विच कलेक्ट, प्रोसेस एंड टेबुलेट। पहले डेटा को क्या करना है, इसको कलेक्शन कर रहा है। मैंने आपको कहा था सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कलेक्शन करते टाइम, डाटा आ कहां से रहा है। डेटा अगर सही जगह से नहीं आ रहा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना भैया, सी फॉर कलेक्शन। दूसरा क्या करना है, पी फॉर प्रोसेस, उसको जमाना भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट वाला पहले रख दिया, पहले वाला आखिरी में रख दिया। तीसरा क्या बोलता है इसमें, टैबुलेट,
द स्टैटिस्टिकल डेटा, आप जो भी डेटा लेके आए हैं उसको कलेक्ट करें, प्रोसेस करें और क्या करना है भाई, उसके अलावा टेबुलेट करना है। टेबुलेट का मतलब कन्वर्टेड इनटू रोज एंड कॉलम फॉर्म, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, जो स्केड्यूल बना है, जो टेबल बना है, उससे एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी और क्या होगा, इससे समय ज्यादा बचेगा। अगर समय बचाना है तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं। ओके, सम ऑफ द मेजर एजेंसी एट द नेशनल लेवल आर, हम लोग नेशनल लेवल पे बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ कब, 1872 में, और ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मायो ने इसको स्टार्ट किया। अब ये इसने क्यों किया, तो ये जो एक सेंसस डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं जनगणना करने वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, ये क्या करता है, कितने लोग हैं यहाँ पे उनको काउंट करता है। तो आप इसको काउंट करने का तरीका क्या होगा, एक काम करो, सबको बिठा दो एक जगह पे और 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर लो। तो हेड काउंट रेशियो बोलते हैं इसको, कि जितने लोग बैठे एक 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 करके उनके सर गिन लो कितने हैं भाई। अब रावण को गिनेगे तो ज्यादा हो जाएंगे, कम भी हो जाएंगे भाई, थोड़ा सा बच के रहे ऐसे लोगों से। चलिए, मतलब कि अब आपको क्या करना है भाई, हेड काउंट करने। ऐसे ही लॉर्ड मायो ने सोचा कि अब जब ब्रिटिशर्स का पूरा इंडिया हो चुका है तो इंडियंस को हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज नहीं देनी है, ब्रिटिशर्स को क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, इसके लिए उसने क्या करा, पॉपुलेशन की काउंटिंग वहां पे करवाई। कब करवाई, तो 1872 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हमारे यहां सेंसस करवाया। सेंसस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग करना। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये बोलता है इट कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक एम्प्लॉयमेंट। तो एनएसएसओ किस किस बेसिस पे रहेगा, मतलब कौन से उसके बेस रहेंगे या कौन से उसके पिलर्स रहेंगे। बोलता है कि ये जो डाटा कलेक्ट करेगा ये करेगा मेनली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पे बेसिस, ओके, ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक। अब सोशियो का मतलब समाज के लिए, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा, वो तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। दूसरा कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर की बात करेगा, कि जो कंज्यूमर है, अब हमें पता है कंज्यूमर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज क्या करे, परचेज करे और उसकी नीड्स क्या करे, फुलफिल कर पाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स की जो है वो नीड फुलफिल कर सके, ठीक है। ओके, अब क्या करेगा, वो मार्केट में खर्चा करने जाएगा कंज्यूमर, बट नीड फुलफिल नहीं होगी तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट बोलता है कंज्यूमर के अलावा हेल्थ पे ध्यान दे, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे कि बढ़ रही है कि कम हो रही है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट कम होना जरूरी है, बढ़ना तो हमारे लिए हमेशा क्या होगा, नुकसानदायक होगा, इसीलिए हमें क्या करना है, उससे बचना है। और मेडिकल सर्विसेज, तो एनएसएसओ के ये मेनली हमारे पूरे के पूरे काम समझ में आ गए। इसके बाद बोलता है सेकंड पॉइंट, इट डिसाइड्स द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सर्वे फाउंड। जो भी आपका सर्वे हो रहा है वो किस मोटिव से हो रहा है, अगर ये पता ही नहीं है तो वो सर्वे किसी भी काम का नहीं है। क्या पल्स पोलियो के ड्रॉप पिलानी है, क्या ये पता करना है कि यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट कितने लोग हैं, फीमेल में लिटरेसी रेट कितना है, मेल में लिटरेसी रेट क्या करना है। तो ये सारा का सारा जो एक सर्वे है उसका एक मोटिव आपको पहले क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है इट कंडक्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एवरी ईयर। और क्या करता है, हर साल में जितनी भी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है या जितनी इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है उसमें क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, ये सब चीजें किसमें देखने को मिलता है हमें, एनएसएसओ में। फिर बोलता है इट गिव्स एवरी ईयर रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। अब हमारे एग्रीकल्चर, हम लोगों ने एक बात करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण इंडिया ने तो बूम तहलका मचा दिया है, किसमें, एग्रीकल्चर में। तो ये एग्रीकल्चर की रिपोर्ट भी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि भैया पिछले साल एग्रीकल्चर क्या था, पिछले साल राबी क्रॉप्स कितने हुए, पिछले साल खरीफ क्रॉप कितने हुए, कितने का नुकसान हुआ, कितने की भरपाई हुई और अब कितना प्रोडक्शन हो रहा। तो इन सब चीजों की जो पूरी खिचड़ी बना के एनएसएसओ क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। तो हमें यहां समझ में आ गया कि एनएसएसओ की वर्किंग क्या है। मुझे तो लगता है एनएसएसओ की वर्किंग जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन पे काम कर रही है, तो टिक कर देते हैं भैया एक्सीलेंट पे हम लोग यहां पे। आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या काम है भाई इसके। तो भाई एजेंसीज में हमारी एक और एजेंसी आ जाती है जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये, प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये एक एजेंसी है जो क्या करेगी, आपको एडवाइस करेगी, क्या भैया काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो तो क्या तरीका हो सकता है काम को सही करने का, इन सब के बारे में बात करती है। अदर स्टैटिस्टिकल एजेंसीज कीपिंग लाइजनिंग
ठीक है, और क्या कर सकती है ये? पहला काम तो इसने ये बोल दिया कि भाई एडवाइजरी की तरह काम करना है, दूसरा स्टैटिस्टिकल एजेंसी की तरह काम करना है, तीसरा बोलता है लाइजनिंग। लाइजनिंग का मतलब होता है कि भाई सुपरविजन करना कि जो सारे काम हो रहे हैं लॉ से रिलेटेड या जो भी XYZ चीजें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब से रिलेटेड बातें किसमें पता चलने वाली है भाई? CSO में पता चलने वाली है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लाइजनिंग का मतलब क्या होता है भाई? पब्लिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि पब्लिक के साथ जब आपका अच्छा रिलेशन होता है तभी आपको क्या मिलती है? तवज्जो मिलती है, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं RGI की, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करें। इट इज रिस्पॉन्सिबल for arranging, conducting and analyzing result of demographic survey। अब डेमोग्राफिक का मतलब कि कौन सा एरिया है, कैसा एरिया, वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं वहां पे, कास्ट कौन सी है, ये सब जो है वो डेमोग्राफिक एरिया के हिसाब से काम करता है। तो ये सब कौन बताएगा हमें? RGI बताएगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। वेरी गुड, चलिए तो अच्छा चल रहा है भाई, समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें हम लोगों को। इसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है बेटा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। अरे सर आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताओगे तो कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या याद कर लेते हैं छोटे छोटा करके, DG, CI एंड S याद कर सकते हैं। DG, CI एंड S क्या है इसका मतलब? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इन सब का मिला जुला क्या है भाई? कॉम्बिनेशन है। काम क्या है? ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भाई, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एकदम प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा क्या करता है? अपने पास इकट्ठा करके रखता है। इसके बाद एक और एजेंसी पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर ब्यूरो। तो हमारे यहाँ पता है कि दो सेक्टर होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो जनरली लेबर क्लास के होते हैं, जिसको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू कॉलर जॉब करने वाले मतलब मेहनत करने वाले, दिन भर काम करेंगे, पसीना आएगा, तो उनकी कॉलर कैसी हो जाती है? कलर चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? ब्लू कॉलर जॉब। बट मान लेते हैं कि किसी इंडस्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है, हो सकता है उसके साथ मान लिया कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उस कंपनी पे बात आएगी। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए कुछ सेफ्टी और कुछ प्रिकॉशंस की हम लोग बात करते हैं। बट अगर मान लेते हैं उस इंडस्ट्री का जो ओनर है उनकी बात नहीं सुनेगा, फिर उसको कहीं तो जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर ब्यूरो। तो लेबर ब्यूरो में जाके वो क्या कर सकता है? अपनी बात रख सकता है कि भैया हमें इतना वेजेस मिलना चाहिए था, इस बंदे ने इतना वेजेस नहीं दिया, ठीक है भाई, अब इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। फिर ये मिलके यूनियन बनाएंगे और जाके क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, काम वाम रोक देंगे, चक्का जाम कर देंगे, ये सब दुनियादारी करेंगे। तो इनके लिए एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसका नाम है यहाँ पे लेबर ब्यूरो, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड। किसको प्रोटेक्ट करना है? हमें नहीं, किसको करना है भाई? लेबर को क्या करना है? यहाँ पे सेफगार्ड करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक पिलर है हमारे यहाँ के, अगर वो काम ना करे हमारे यहाँ काम ही ना हो पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अब सेंसस ऑफ इंडिया की। अभी कहा था मैंने कि सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन। ओके, द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। कितने साल में होना है? तो हर 10 साल में यहां पे हमारे यहाँ क्या होगा? सेंसस ली जाएगी। द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। कब से स्टार्ट हुई? 1881 से। और अब हमारी इंडिया जो है वो क्या हो चुकी है? इंडिपेंडेंट कब हो गई भाई? तो 1947 15 अगस्त को। तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली जो जनगणना हुई है, जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेंसस, वो कब हुई? 1951 में। तो ये डेटा हमें याद रखना है, MCQ में भी आ सकता है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। अब हम लोग वो इंस्टीट्यूशन को डीपली पढ़ेंगे जिसने सारा का सारा डेटा एनालाइज करके हम लोगों तक के पहुंचाया, जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है? तो ये शॉर्टकट तो याद कर लो, NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन was established by the government of India। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एकदम प्रीमियम क्लास की क्या है? इंस्टीट्यूशन है। क्या करती है? बोलता है ये एक काम करो, क्या करो भाई? कंडक्ट करवाओ क्या? सर्वे।
सर्वे मतलब अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान चलाया, जाओ जाके सर्वे करके आओ क्या सारे बच्चों को जो भी 5 साल से छोटे उनको पल्स पोलियो के ड्रॉप पिलाए गए कि नहीं पिलाए गए, क्योंकि हमें पोलियो फ्री इंडिया करना है। ठीक है, ओके। सर्वे किस बेसिस पे होने चाहिए, तो या तो सोशियो बेसिस पे मतलब समाज के लिए, या तो इकोनॉमिक बेसिस पे। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड, अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। द एनएसएसओ डज नॉट कंटिन्यूअस सर्वे इन अ सक्सेसिव राउंड, रोज रोज जाके नहीं करेगी, 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब उसको लगता है तभी जाके वो क्या करेगी, यहाँ पे सर्वे करेगी। ऐसा नहीं मुंह उठाया और चले गए कभी भी घूमने, ऐसा नहीं होता भाई। तो ये क्या करती है, पूरी प्लान्स एंड पॉलिसीज के साथ में काम यहाँ पे करती है। द डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ सर्वे ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स आर रिलीज थ्रू द रिपोर्ट। कैसे करेगी भाई, रिपोर्ट आपके पास तक पहुंचाएगी। देखो भाई ये सर्वे किया है, इसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगी। पता चल रहा है कि हमारा एक स्टेट है यूपी, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो एनएसएसओ डिपार्टमेंट को वहाँ भेजा जाएगा। अब पूछा जाएगा यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई, अब बताओ यहाँ के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज क्या होगी, तो वो एनएसएसओ जाके प्लान्स एंड पॉलिसीज के लिए पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बना के दे देगी कि सर यहाँ पे ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, किस बेसिस पे दे सकती है, क्वार्टरली जनरल के थ्रू वो आप तक के ये पूरा रिपोर्ट्स जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे, जिसका नाम है सर्वेक्षण। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, सर्वेक्षण। तो ये आपको याद रखना है कि जो जनरल है जिसमें एनएसएसओ अपनी रिपोर्ट देती है उसका क्या नाम है, सर्वेक्षण। ओके, अब आप डेटा कलेक्ट करने भागने वाले हो, मगर ये जो तरीका है उसका बिल्कुल एकदम आसान है। क्या, पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं सेंसस, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैंपल मेथड। तो अब मेथड कितने आ गए हमारे पास, दो। देखो, पहला सी और दूसरा एस, सी फॉर सेंसस एंड एस फॉर सैंपल मेथड। ठीक है, तो हमें समझ में आने लग गया है कि सेंसस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग पूरे पॉपुलेशन की एक साथ बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसस। बट हम लोग पूरे पॉपुलेशन में से 1 2 3 4 2 4 5 लोगों की जब बात करेंगे, दैट इज नोन एज सैंपलिंग मेथड। ओके, क्या होता है, तो इसने कहा सेंसस मेथड का मतलब कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। सबकी बातें करो भाई, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सबकी बातें करते रहो। चलिए, तब क्या कहेंगे इसको हम लोग, सेंसस मेथड। बट इसको हम लोग को लिखना भी तो पड़ेगा। पता चल रहा है टीचर आई बोल रही है आपने समझा तो दिया बहुत अच्छा, बट लिख के भी तो कुछ बताइए भैया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। It refers to the method in which data are collected about every item। किसी भी आइटम को मत छोड़ो, आइटम मतलब डेटा की बात हो रही है भाई, सोच अपनी यही रखो। ठीक है, ये बोल रहा है एवरी आइटम मतलब किसी डेटा की बात, एवरी आइटम इन द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, मतलब किसी को भी छोड़ना नहीं है। जब सबको हम लोग ले लेंगे तब वो डेटा क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेंसस मेथड का डेटा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं सैंपल मेथड। सैंपल का मतलब भाई गए चाय की दुकान पे, बोले भाई सैंपल चाय पिला दो, बोलेगा ये कौन सी होती है, अरे भाई मतलब थोड़ी सी टेस्ट करवा दो। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसका सैंपल ले लेते हो, ताकि आप यूज कर पे उस पर ऑथेंटिसिटी दिखा पाओ कि जो आप सामान लेने वाले हो उससे आप एकदम खुश हो या 100% आपको उस पर ट्रस्ट है। तो बहुत सारे का, इतने सारे का अगर एक छोटा सा पार्ट आपको निकाल के दे दिया जाए तो ये हो गया क्या आपके लिए बेटा, यहाँ पे सैंपल। तो क्या बोलता है सैंपल मेथड में, इट रेफर्स टू द मेथड in which data are collected about the samples or a group। इतने सारे में से एक सैंपल या एक ग्रुप निकालना है ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसमें क्या करना है, सबको लेना है। इसमें क्या करना है, किसी एक को लेना है या दो को लेना है, सारे को नहीं लेना है। ठीक है, तो तुक्का जो लगेगा वो लगेगा सैंपल पे। किस पे लगेगा तुक्का, सैंपल पे। बट सेंसस में तो सभी सही है और सभी डेटा को यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जब आप इतने सारों में से कुछ चीजें लोगे तो उसके कुछ तरीके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड की, जिसमें कि सबसे पहला जो मेथड आता है उसको हम लोग रैंडम और चांस सैंपलिंग मेथड में लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका निकाला आपने उसको बोला लॉटरी मेथड। अब लॉटरी में क्या होता है भाई, एक लॉटरी है, फॉर एग्जाम्पल ये लॉटरी है, मान लेते हैं लॉटरी पे लिखा हुआ है 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से लॉटरी इतने सारे लोगों ने ले ली भाई, सब लोगों ने ले ली। देखिए कितने खुश है, लॉटरी ले ली, लग गई तो मजा आ जाएगा। अब उस पे लॉटरी पे लिखा हुआ है कि इतना मिलने वाला है पैसा, अब पता नहीं कितने जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, गलती से अगर मान लेते हैं इसका नंबर लग गया 1 2 8 6 7, मान लेते हैं लग गया,
तो ये 10 रुपए लगाएगा, इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का, और कमाए उसने 10 लाख रुपए। तो ऐसा मेथड जहां पे आप तुक्का मार के या किसी चीज को परचेज करके आप अपना नाम एलिजिबल करवा लीजिए और उसके बदले में हो सकता है आपको वो प्राइस मिल जाए। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? लॉटरी मेथड बोलते हैं। तो लिखना क्या है लॉटरी मेथड में? अंडर दिस मेथड ऑल द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर रिप्रेजेंटेड एट वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ चिट्स। ये एग्जाम वाली चिट नहीं है, ये लाइफ के चिट है। अगर 10 रुपए में अगर 10 लाख मिल गए तो हो गया आपका काम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिपेट मेथड के। टिपेट मेथड क्या होता है? जब आप किसी भी डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स बताते हो तब इस डेटा को हम लोग बोलते हैं टिपेट मेथड। चलिए क्या बोलता है? अ टेबल प्रिपेयर्ड बाय द टिपेट यूज्ड अंडर दिस मेथड इन सेलेक्टिंग द सैंपल। इस सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये टेबल को पूरा फिल करना पड़ेगा। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं हम लोग? टिपेट मेथड। तो पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहला पढ़ा लॉटरी, दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे? टिपेट। तीसरा बोलता है अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स इन क्राइटेरिया सर्टेन ऑर्डर। किसी भी क्राइटेरिया में या कोई सर्टेन ऑर्डर्स में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकली हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मान लेते हैं नंबर्स के फॉर्म में ऐसे अरेंज कर सकते हैं या कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जो आप एक पर्टिकुलर एक कोई ऑर्डर रख दो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई ABCD, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, कोई भी एक ऑर्डर पर्टिकुलरली हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स है अलग अलग आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स इन सर्टेन ऑर्डर। द होल यूनिवर्स में बी अरेंज इन ईदर अल्फाबेटिकल या इसको किस में कर सकते हैं हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो अगर इसको आप ऐसे अरेंज कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है भाई? आपका सैंपलिंग का टाइप। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट का पार्ट तो पढ़ लिया, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसको बोलते हैं डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड। क्या होता है इसमें? डेलिबरेट मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, द सिलेक्शन और रिजेक्शन। या तो आओ या तो निकल जाओ, या तो आओ या तो निकल जाओ। आना है तो गेट खुला है, जाना है तो भी गेट खुला हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेलिबरेट मेथड। ओके, रिजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट इज नॉट रैंडम बट डेलिबरेट और पर्पसिव। अगर आया है तो वेलकम करा, ठीक है, और जाएगा तो भीड़ कम करेगा, ये तो पक्का है। तो उसको भेजा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सब कुछ पता चलेगा किसमें? आपको डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड की। अब इसमें बोलता है कि सारे डेटा को जो भी यूनिवर्स का है उसको आप पर्टिकुलरली स्ट्राटा या आप लेयर में जमा ले तो बहुत अच्छी बात होगी। और होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है, एक जैसे जो भी आपको लग रहे हैं उन सब को क्या करें? एक बाउल में रख दे। तो ध्यान से सुनिएगा भाई कि एक बाउल में रख दिया तो इसको क्या कहना है? इसका नाम रख दो आप, क्या? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। ठीक है, तो जितना भी आपका होल यूनिवर्स है उन सबको हम लोगों ने कहां रख दिया? एक लेयर फॉर्म में रख दिया। उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। अब हम लोग बात करते हैं कोटा सैंपलिंग की। ये कोटा सैंपलिंग क्या होता है? इसमें बोलता है द सिलेक्शन ऑफ द यूनिट्स ऑफ सैंपल इज लेफ्ट टू द इन्वेस्टिगेटर। मतलब उस इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है कि वो किसको सेलेक्ट करता है और किसको रिजेक्ट करता है। अगर उसको लगता है कि ये कैपेबल नहीं है तो इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? क्या बोलने वाले हैं? कोटा सैंपलिंग। इसके बाद बात करते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड की। सिस्टमेटिक मतलब आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं किस सिस्टम में, 1 2 3 4 में है, 5 6 7 8 में है या ABCD फॉर्म में है। तो एक सिस्टम में जब आप रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक sampling method. Whenever a complete list of a population is available, this method of sampling is advantageously used. आपके पास पूरी लिस्ट है तो चेकलिस्ट करना, घर से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो चेकलिस्ट बनाना, उसको अरेंज करना, ये सारा का सारा किस में आ जाता है भाई? सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड में आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ बात करी, अभी किसकी बात कर ली भाई? सैंपलिंग मेथड्स की पूरी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग में जो एरर्स आते हैं वो क्यों आते हैं? क्या हम लोग वो एरर्स सही कर सकते हैं? क्योंकि सैंपल है तो सारी चीजें तो नहीं होगी। हो सकता है कि ये एक बॉक्स है, यहां पे मान लेते हैं ट्रांसपेरेंट,
कोई प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ से आपको सब अच्छा अच्छा दिख रहा है और पता चल रहा है यहाँ पे सामने वाले ने पत्थर डाल के रखा है। तो यार यहाँ के हिसाब से तो सही लग रहा है, ये 25% तो बिल्कुल सही है, ये 75% जो है वो क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए ये जो गलतियां हो जाती है, क्या इसको हम लोग सही कर सकते हैं? हाँ, अगली बार के लिए सही कर सकते हैं कि हमसे अब कोई मिस्टेक ऐसी ना हो, जब भी कोई चीज़ खरीदे तो उसको पूरा चेक कर ले कि वो एज इट इज़ है भी या किसी और ने हमें मामू बना दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सैम्पलिंग एरर्स की। द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट्स एंड द सेंसस रिजल्ट। जो आपने सैंपल लिया, सैंपल में क्या करा आपने, बहुत सारों में से कुछ लिए, सेंसस में क्या करोगे भाई, सबको लोगे। इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस इज नोन एज सैंपलिंग एरर। सेंसस और सैंपल के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सैंपलिंग एरर। Such errors are also called as sampling fluctuation. सैम्पलिंग में क्या होने लगेगी, फ्लक्चुएशन होने लगेगी, जो हो रहा है और जो होना चाहिए उसमें क्या आ गया भैया, अब अंतर आ गया। सैंपल्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के सैंपल्स में एरर्स आते हैं। पहला होता है बायस, जो जानबूझ के किया जाए। अनबायस्ड मतलब जिसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हाँ हो सकता है गलती से हो गया, पता चल रहा है चाय पी रहे गलती से कप गिर गया, मम्मी ने खूब मारा, भाई नुकसान तो हो गया मगर जानबूझ के नहीं करा आपने, है ना, तो ये अनबायस्ड। जानबूझ के फेंक दिया तो फिर बायस, है ना। चलिए, दीज एरर्स अराइज ड्यू टू अ बायस और प्रेजुडाइज ऑफ द सेलेक्टर। जानबूझ के करवाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायस। दे आर ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव एरर्स और नॉन कंपनसेटिंग एरर। क्यों? क्योंकि जानबूझ के किया है तो उसको कंपनसेट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब हम लोग अनबायस्ड की बात करते हैं। अनबायस्ड एरर्स आर विदाउट एनी बायस और प्रेजुडाइज ऑन द पार्ट ऑफ सेलेक्टर, मतलब सेलेक्टर की इसमें कोई भी गलती नहीं रहती है। हो सकता है किसी कारण से यहाँ पे गलतियां हो गई है, अब वो भी क्या करें, उसकी तो कोई गलती नहीं है भाई, हो गया तो अब क्या ही कर लेगा वो, है ना। चले, तो इससे क्या करना है, इनको हमें बचा। हाँ, तो हम लोग बात कर चुके हैं अब सैंपलिंग एरर की। जो गलतियां होनी थी वो तो हो गई, क्यों? क्योंकि आपने सैंपल्स लिए थे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, नॉन सैंपलिंग एरर्स की। अब ये नॉन सैंपलिंग एरर मतलब जो सैंपल के तौर पे लिए ही नहीं गए हैं। अब इसमें क्या गलतियां हो सकती है, इसकी हम लोग बात करते हैं। नॉन सैंपलिंग एरर आर मोर सीरियस देन सैंपलिंग एरर्स। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हो सकता है सब कुछ गलत हो जाए या हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। बिकॉज अ सैंपलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। बहुत सारे डेटा को लेके हम लोगों ने सैंपल बनाया और उसमें हो सकता है कि कुछ गलती हो, पता चल जाएगा। बट इसमें तो बड़ा परेशानी वाला काम हो गया। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैंपलिंग एरर, मतलब इसमें गलती को कम करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ पे। क्यों बोलता है, इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल, अगर आपने ज्यादा बड़ा सैंपल ले भी लिया तो भी आप इसमें एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो सेंसस है सबको ले लेना और इसमें से कुछ को ले लेना क्या हो चुका है, यहाँ पे सैंपल हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं जो डिफरेंस बिटवीन है किसका भाई, सेंसस का और सैंपलिंग का। तो हम लोगों ने जब मीनिंग और ये सब पढ़ा तो आधी चीजें तो हमारे दिमाग में आ गई है, बट किस कारण से ये दोनों अलग होंगे इसके लिए भी तो हम लोग बात कर ले। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आएगा ना भाई, तो इसको भी तो पढ़ना जरूरी है। चलिए सबसे पहले क्या बोलता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे सेंसस मेथड जो है वो बोलता है मोर टाइम इज टेकन, सबको इस डेटा में कलेक्ट करना है, इसीलिए यहां पे ज्यादा टाइम लिया जाएगा। बट सैंपलिंग में क्या बोलता है, कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारों में से कुछ ही का तो डेटा हम लोगों को लेना है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, लेबर की बात करें, लेबर का मतलब मेहनत की बात हो रही है यहां पे, लेबर का मतलब मेहनत की बात हो रही है। ओके, तो इसमें क्या बोलता है, मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड। क्यों? क्योंकि सबके पास जाना है। और सैंपलिंग में क्या बोलता है, लेस एनर्जी इज कंज्यूम, क्योंकि कम लोगों के पास जाना है इसमें हम लोगों को यहाँ पे। इसमें क्या बोलता है भाई, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, कोई चीज अगर 100% हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूरेसी। तो इसमें बोलता है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो सेंसस मेथड में पॉसिबल है, क्योंकि सबका डेटा आ चुका है। एक का डेटा नहीं आया, दो का डेटा नहीं आया, अगर हटा दिया गया किसी डेटा को तो भी इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। बट सैंपलिंग मेथड में बात करें हम लोग तो बहुत ही कम लोगों को जब लिया जाएगा तो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। बोलता है नॉट सो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज पॉसिबल, किसमें, सैंपलिंग मेथड में। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिलायबिलिटी की, क्या भरोसा कर सकते हो इस पे। ये बोलता है ग्रेटर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब इसमें आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो। बट इसमें क्या बोलता है,
है लेसर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा लेके आ रहा है वो कोई ना कोई सोर्स से ला रहा है, और सेंसस में हो सकता है कि आप खुद ही इसको क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है ना, इसीलिए उसमें लेस रिलायबल आप लोग रहेंगे। इसमें बोलता है कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब यहाँ किससे है, एक्सपेंसेस से है, खर्चे से है। बोलता है मोर कॉस्ट इज इन्वॉल्व, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि सबकी बात करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या बोलता है, जो खर्चा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो कॉस्ट की हम लोगों ने बात कर ली, और ये जो डिफरेंस बिटवीन है हमारा सेंसस और सैंपलिंग मेथड खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछोगे, और भैया कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसे ही पूछेंगे भाई, ऐसा तो नहीं, ओ कैसे भाई बताओ भाई, ऐसा तो नहीं पूछोगे। तो आप जब भी किसी से कुछ क्वेश्चन पूछें थोड़ा सा अदब से, थोड़ा सा तहजीब से, है ना, थोड़ा सा इज्जत से पूछेंगे, सामने वाला खुश होकर आंसर देगा। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ अ आइडियल क्वेश्चनियर की, कि जब भी आप क्वेश्चनियर बनाए, किसी से कुछ पूछें तो आपका तरीका क्या होना चाहिए। बैड वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग पूछने के लिए, मगर ऐसा नहीं करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, अच्छी क्वालिटी यूज करनी है। उसके लिए क्या करें भाई, अ क्वेश्चनियर नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, जो क्वेश्चनियर बनाए वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसमें बोलता है सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सिंपल, एकदम सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं पूछ कुछ और रहे तो आंसर देते टाइम वो कंफ्यूज हो जाता, आपको आंसर ही ना मिल पाए। द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियरली क्या होना चाहिए, पुटअप करने चाहिए। अगर सही पुटअप नहीं करोगे तो वो आंसर ही नहीं दे पाएगा, और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने पूछा ये था, आंसर ये दे रहे हो। तो भाई उससे पूछ रहे हो तो आसानी से पूछो। ओके, नंबर 2 बोलता है क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर्ली सीक्वेंस। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट फिर आखिरी में 8 फिर थर्ड फिर 2 फिर 5 6 8 कुछ भी कॉम्बिनेशन कर रहा है, इससे सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्ली सीक्वेंस करना पड़ेगा। द क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर्ली अरेंज टू अवॉइड कंफ्यूजन। आप कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, उसको सीरियल में क्या करें, सीक्वेंस कर दे। थर्ड बोलता है क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड, द क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। आप जो पूछना चाह रहे हो क्वेश्चन उसी के अगल बगल में होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, सामने वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और इरिटेट होने लगेगा। ठीक है, टू बी कैरिड आउट। नेक्स्ट बोलता है, लास्ट बोलता है कि क्वेश्चनियर जो होना चाहिए उसमें क्वेश्चन अगर सीधे सीधे यस नो में पहुंच जाए तो अच्छा लगेगा। गुलाब जामुन अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हाँ या ना, थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा बुरा लगता है, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, तो किस फॉर्म में होना चाहिए, यस और नो के फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। इट इज डिजायरेबल दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी यस और इन नो फॉर्म। यस और नो फॉर्म में होगा तो बड़ा ही मजा आएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक आइडियल क्वेश्चनियर के क्या क्या सिस्टम होने चाहिए हम लोगों ने इसकी बात अभी समझी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है कलेक्शन ऑफ डेटा ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन इस पूरे चैप्टर की आपको मिल चुकी है यहाँ पे, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है आपको सारे बोर्ड्स का कलेक्शन, क्लास 6 से लेके क्लास 12। इसी के साथ मिलने वाला है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा एक साथ में पैकेज, जिसमें नीट, AI, TET, CUET, क्लैट, ये सारी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके पास अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।